भारत वियतनाम के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा, वाणिज्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो सकते हैं समझौते। ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानें भारत ने 31 दिसंबर तक की रद्द। 22 दिसंबर तक भारत आने वाली उड़ानों के यात्रियों को कराना होगा RT-PCR टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन में कोविड-19 के नए हालातों के मद्देनजर की उच्च स्तरीय बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया आश्वस्त, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार पूरी तरह से है सतर्क। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। 7 दिनों के भीतर नगर निगम में 15 दिन में गांव में देना होगा नया कनेक्शन। पूर्व सूचना से ज्यादा विद्युत आपूर्ति ठप होने पर बिजली कंपनियों को देना होगा हर्जाना। गुवाहाटी में आज 4 प्रतिबंधित गुटों के 63 उग्रवादी करेंगे आत्मसमर्पण। इससे पहले जनवरी में विभिन्न गुटों के 644 उग्रवादियों ने सौंपे थे हथियार। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन युआन फुक के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों ही नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। साल 2020 में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी रहा। वियतनाम की उपराष्ट्रपति इस साल फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस साल 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत भी की थी, जिसमें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई थी। 25 अगस्त 2020 को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता वाली संयुक्त आयोग की बैठक वर्चुअल के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। 27 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री ने अपने समकक्ष के साथ एक ऑनलाइन बैठक भी की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत जापान संवाद को संबोधित किया। इस संवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का उन्होंने धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच ने खास तौर पर युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय निर्माण का प्रस्ताव भी दिया। I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies and between man and nature. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आज के काम आने वाले समय की रूपरेखा गढ़ेंगे और आने वाला दशक उस समाज का होगा जहां सीखने और इनोवेशन को वरीयता दी जाएगी। पीएम ने यह भी कहा कि यह उज्जवल युवा दिमाग को तैयार करने से संबंधित होगा जो आने वाले समय में मानवता के लिए मूल्य जोड़ देगा। This is the first samvad of a new decade. It is happening at a critical moment of human history. Our actions today will shape the discourse in the coming times. This decade and beyond
will belong to these societies that place a premium on learning and innovating together. It will be about nurturing bright young minds who will add value to the humanity in the times to come. पीएम मोदी ने कहा कि यह मंच पिछले कुछ सालों में काफी विकसित हुआ है और इसने वैश्विक शांति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। It is rightly mentioned in the Yamak Baggo Dhammapada. Nahi berein berani sammantit kudachan averena cha sammanti esha dhammo sannantano. Hostility will never achieve peace. In the past, humanity took the path of confrontation instead of collaboration. From imperialism to the world wars, from the arms race to the space race, we had a dialogues, but they were aimed at pulling others down. Now, let us rise together. और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन में कोविड के एक नए स्ट्रेन के मिलने के बाद कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। वहीं भारत में टीकाकरण जनवरी के किसी भी सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। और ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए ब्रिटेन से शुरू होने वाली और भारत से ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक रद्द कर दी हैं। 22 दिसंबर रात 11:59 से ये प्रभावी हो जाएगा। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए जिला विकास परिषद के चुनाव के बारे में कहा है कि डीडीसी चुनाव के सुनहरे अक्षरों में यह अंकित होगा। उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरे चुनाव के दौरान एक भी हिंसा की घटना नहीं घटी। जम्मू कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव इंडियन हिस्ट्री में सोने के अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसके अंदर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पर बूथ पर कोई हंगामा नहीं हुआ, हमने कोई कंप्लेन नहीं की, किसी और ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। वहीं उन्होंने डीडीसी चुनाव को लोकतंत्र और जनता की जीत बताया। यहां मजबूत हुई है, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां जीतेंगी, हारेंगी, लेकिन जमहूरियत रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, जमहूरियत की जीत हुई है, लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है। और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है। और आपको बता दें कि मंगलवार को डीडीसी मतदान की
गणना होगी। और सूचना प्रसारण मंत्री केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हम हर 4 साल में एक बार बाघों की गणना करते हैं और इसके लिए हम कैमरा ट्रैप्स का उपयोग करते हैं। जब कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं तो इसमें बाघ के अलावा, टाइगर के अलावा अन्य जानवर भी इसमें कैमरा ट्रैप में इसके फोटोग्राफ हो जाते हैं। तो ऐसे जो लेपर्ड के फोटोग्राफ हैं, इनका सारा एनालिसिस करके और उसकी संख्या हम लोगों ने निकाली है। पहले 2014 में से पहली बार किया गया था और 2018 में दोबारा करके और इसकी रिपोर्ट आज निकाली जाएगी। इसमें ये परिलक्षित होता है कि लेपर्ड की संख्या में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और ये एक गौरव का विषय है कि टाइगर को, जैसे हम अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं, कि टाइगर के संरक्षण के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी सुरक्षित संवर्धित होते हैं, इस बात का प्रमाण है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लेपर्ड की ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज करने का कष्ट करें। इसमें सिर्फ टाइगर रेंज स्टेट्स की ही गणना है सर। कई स्टेट ऐसे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे टाइगर नहीं है, तो उनके ऐसे प्रदेशों की गणना लेपर्ड की इसमें शामिल नहीं है। कुछ लेपर्ड हमारे जो चाय के बागान में या कॉफ़ी के बागान में होते हैं तो वो भी इसमें नहीं आ पाते हैं। तो एक प्रकार से एक न्यूनतम नंबर जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे इतने लेपर्ड हैं, उसकी संख्या अखिल भारतीय स्तर पर है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध डीजी वाइल्ड लाइफ के सभी अधिकारी, भाइयों बहनों, ये तेंदुआ है और तेंदुआ की गिनती इस विभाग ने की है, कैमरा ट्रैप के सहायता से की है। तो अंदाजा नहीं है, वास्तविकता है। 2014 में 8,000 तेंदुआ थे, अब 12,000 बन गए। शेरों के संख्या में भी इजाफा, बाघों के संख्या में भी इजाफा और तेंदुओं के संख्या में भी इजाफा। ये दर्शाता है कि हम इकोलॉजी का, पर्यावरण का और उसके साथ साथ जीव वैविधता का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हमारी जंगल व्यवस्था ठीक है और इसलिए ये प्राणी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। यह अद्भुत कहानी है सफलता की। और मैंने नेशनल टाइगर रिजर्व या एलिफेंट का, हाथियों का कार्यक्रम देखता हूँ, उसका रिव्यू बार बार लेता हूँ, तब ये पता चलता है कि ये एक अद्भुत संपदा है। हमारे पास जो खनिज होता है, हमारे पास जो बाकी संपत्तियां होती है, उसकी वैल्यू रुपीस में की जा सकती है, रुपए पैसे में की जा सकती है, लेकिन ये है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है क्योंकि ये एट द टॉप ऑफ द पिरामिड है। बाघ हो, शेर हो, तेंदुआ हो, तो ये ऊपर के है कि नीचे अगर जंगल ठीक है, पानी है, घास है, तो प्रे रहेगा तो ये सभी प्राणियों को मारने के लिए जानवर मिलेंगे। तो ये सब जो प्रकृति का क्रम है, वो प्रकृति के क्रम को सफल करने वाले ये कार्यक्रम
अच्छी मैनेजमेंट के तहत ही होते हैं और इसलिए फॉरेस्ट का अच्छा मैनेजमेंट यह हमारी एक और सफलता की कहानी है और जिसका ये नतीजा है कि सभी प्राणियों के वाइल्ड एनिमल के किंगडम, एनिमल्स के किंगडम में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके लिए मैं सभी संबंधित डिविजन्स को ये दूंगा, बहुत बधाई दूंगा और बधाई देके जैसे ये एक चीते का रूप जो देखते हैं हम, तेंदुआ जो देखते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ पूरे दुनिया में दिखता है, भारत की पहचान है और वाइल्ड लाइफ देखने के लिए दुनिया के पर्यटक आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, बढ़कर आते रहेंगे। हम उनको अच्छी व्यवस्था करेंगे, ये निश्चित है। ये फिर से एक बार मैं ये तेंदुआ का रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ है ये सभी लोगों को दिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समरी रिपोर्ट कि तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक रिपोर्ट जारी की जो तेंदुओं पर थी। देश भर में तेंदुओं की क्या स्थिति है, उनकी संख्या बढ़ी है, इसके बारे में रिपोर्ट थी और इसके अनुसार देश भर में तेंदुओं की तादाद जो है वो 12,000 हो गई है और जैव विविधता को लेकर सरकार अच्छा काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों से कहा है कि नए कृषि कानूनों में संशोधन के अपने पहले प्रस्ताव पर अपनी चिंताओं को रेखांकित कर अगले दौर की वार्ता के लिए एक सुविधाजनक तारीख चुने। क्रांतिकारी किसान यूनियन के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष दर्शनपाल को लिखे 5 पन्नों के पत्र में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा है कि सरकार खुले मन से पूरी संवेदना के साथ किसानों के सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए अगली बैठक विज्ञान भवन में करने की इच्छुक है ताकि चल रहा आंदोलन जल्द खत्म हो सके। संयुक्त सचिव ने अपने खत में ये भी कहा कि सरकार की ओर से किसानों को भेजे गए प्रस्ताव के मसौदे में सरकार ने वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया को जारी रखने के मुद्दे पर लिखित आश्वासन देने के अलावा कम से कम 7 मुद्दों पर संशोधन लाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर पिछले 3 सप्ताह से धरने पर बैठे किसानों और सरकार के बीच पिछले 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो मजबूरी। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो मजबूरी। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा।
Prime Minister Narendra Modi to hold India-Vietnam virtual bilateral summit with his Vietnamese counterpart. Two countries likely to sign important pacts on defence, commerce and health. India suspends all flights from UK till December 31st. All passengers who have arrived from UK from the flights which had already departed from UK will have to undergo mandatory RT-PCR test for COVID-19. Health Ministry holds high-level meeting in the wake of new and more infectious strain of COVID-19 emerging in the UK. Union Health Minister Harshvardhan assures people not to panic as government is closely monitoring the situation. Government announces laws to empower the consumers, giving power connections within 7 days in urban areas and 15 days in rural areas made mandatory. Power companies to also pay compensation if power outage is more than earlier informed period. In another big surrender of rebels, 63 cadre of 4 band outfits lay down arms at Guwahati. This is the second biggest surrender of rebel cadres after 644 rebels laid down arms in January this year. Good afternoon and welcome to this bulletin. I'm Shubhendu Ghosh. Prime Minister Narendra Modi will be holding virtual summit with Vietnam Prime Minister Nguyen Tra Phuc shortly. During the India-Vietnam virtual summit, the two leaders will exchange views on wide-ranging bilateral, regional and global issues. The two leaders are expected to discuss measures to foster Vietnam-India comprehensive strategic partnership as well as regional and international issues of shared concerns. India-Vietnam enjoy comprehensive strategic partnership announced during Prime Minister Modi's visit to Vietnam in 2016. Meanwhile, in 2020, both countries continued to maintain high-level exchanges. Vice President of Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, came to India in February 2020 on an official visit. Both Prime Ministers had telephonic conversation on 13th April 2020 to discuss the situation arising out of COVID-19 pandemic. The 17th edition of the Joint Commission meeting, virtually co-chaired by the two foreign ministers, was held on 25th August 2020. Raksha Mantri held an online meeting with his counterpart on 27th November 2020. So, upcoming virtual summit between India and Vietnam. India would be represented by Prime Minister Narendra Modi. My colleague Arun Sharma is joining us with more updates. Arun, as a whole, if we see, this seems to be an important culmination of high-level exchanges between the two countries this year. Absolutely, Shubhendu. And if you look at the virtual summit as well, it's the ninth virtual summit that Prime Minister Narendra Modi is holding today with Vietnam. We know this fact that till 2016, India and Vietnam were having a strategic partnership level of relation. But after the visit of Prime Minister Narendra Modi in 2016, this strategic partnership, this was upgraded to comprehensive strategic partnership. Right. Now, India is one of those very few countries with which Vietnam is having the comprehensive strategic partnership as far as the bilateral relationship of any two countries concerned. Also, Shubhendu, this time around, as far as ASEAN summit is concerned, Vietnam is holding the chairmanship of the ASEAN summit. As far as this meeting is concerned, I mean, we know this fact that earlier also Prime Minister Narendra Modi has held the virtual summits with various other countries, various European countries, the Central Asian countries, of course with Sri Lanka, Australia and other countries as well. This time the meeting with Vietnam is very much important, and the significant and of course the key focus area will be the defense sector,
the energy sector. Of course, the development partnership and development cooperation will also be one of the key aspects, and the healthcare sector is one of the prominent aspects that both the leaders will be talking about. Important is also defense sector, as I mentioned earlier. It is likely that both the leaders will be reviewing the $100 million defense line of credit as far as what India is giving to Vietnam, and as far as purchase of 12 guard boats are concerned in the defense sector, that will be reviewed, number one. Number two, it is very much likely that multiple MOUs and agreements are likely to be signed, ranging from defense sector to the capacity building to the technical education purposes, and of course in various other sectors. What our sources are telling us that close to 24 agreements, MOUs are likely to be signed between India and Vietnam. It is also important to understand this fact as far as the Indo-Pacific is concerned. In that context also, this meeting is very much significant because both the leaders will be reviewing as to what are the challenges as far as Indo-Pacific is concerned, what can be done as far as securing or as far as the secure Indo-Pacific region is concerned, and what more can be done as far as prosperity of Indo-Pacific is concerned. That is what is likely to dominate the India-Vietnam Virtual Summit. Last but not the least, when we talk about the development cooperation part, the focus will be on the Mekong Delta part as well. We know this fact that both India and Vietnam are working, and primarily there are other ASEAN countries as well which are working on the Ganga-Mekong part. So as far as development of the Mekong region, as far as transportation, tourism in this region can be increased and given a major push, the Mekong Delta part and giving a major thrust to this area, that will also likely to dominate the meeting as far as India-Vietnam summit is concerned. Right. Arun, we'll be going live to the summit in just a bit. Prime Minister Narendra Modi participating in the India-Vietnam Virtual Summit. एक्सेलेंसी नमस्कार। सबसे पहले सेंट्रल वियतनाम में
बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो क्षति हुई है, उसके लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस परिस्थिति से निपटने में भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री आपके काम आएगी। एक्सेलेंसी, वियतनाम ने जिस सफलता से कोविड-19 पैंडेमिक को संभाला है, इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। मैं इसके लिए आपको और वियतनाम के नागरिकों को बधाई देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने हम आसियान इंडिया वर्चुअल समिट में मिले थे और मुझे खुशी है कि आज फिर आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है। हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं। हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे साझा उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम रखने के लिए हमारी साझेदारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आज के वर्चुअल समिट में हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत चल रहे सहयोग के विभिन्न पहलुओं का आकलन करेंगे। साथ ही रीजनल और मल्टीलेटरल स्तर पर भी हमारे आपसी सहयोग के विषय में चर्चा करने का यह अच्छा मौका है। वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों के बारे में और हमारे क्षेत्र के भविष्य के बारे में हमारे विचारों में समानता है और हम साथ मिलकर अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले साल हम दोनों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक साथ सदस्य होंगे और इसलिए वैश्विक मंच पर हमारे सहयोग का महत्व भी और भी बढ़ जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज हम एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट और 2021 से 2023 तक के हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन को जारी कर रहे हैं। इस जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल में विश्व को हमारे संबंधों की गहराई का एक मजबूत संदेश जाएगा। हमारी वार्ता के साथ साथ दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते भी साइन हुए हैं। इनमें रक्षा, वैज्ञानिक रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी तथा कैंसर के इलाज जैसे विविध विषय शामिल हैं। हम अपने विकास सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी नई पहल ले रहे हैं। ये सभी हमारे बढ़ते आपसी सहयोग के विस्तार और पोटेंशियल को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार इस वर्चुअल समिट में आपका स्वागत करता हूं और मैं अब आपको ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा।
Your Excellency, Prime Minister Narendra Modi, my dearest friend. I, my colleagues, the government and people of Vietnam have great pleasure to follow the second summit that we have in 2020. And our last telephone conversation was on 13th of April, where we discussed extensively. It was such a pity that I was not able to host you in Vietnam for the EAS and the ASEAN-India Summit in November. I really hope that the pandemic would soon be contained so that I can meet with you again in person. And I have to say that you had very important remarks about promoting the relations between India and ASEAN partners during the 37th ASEAN Summit. I recall in 2016 when you and I together announced the upgrade of bilateral relations to comprehensive strategic partnership, which further deepened our excellent traditional friendship and the long-standing historical, cultural, and religious links between our two nations. It also bolstered our mutual understanding and trust and helped us better understand and share each other's vision and interests on international issues. In that connection, I agree with the many points that you have made in your opening remarks. I thank you for your kind remarks about the relations between Vietnam and India, and also the kind remarks about Vietnam. I thank you very much for the kind sympathy and assistance to Vietnam to recover from the devastating floods in central provinces of Vietnam. I'm very happy that we have this virtual summit, which underlines the commitments of both countries to further deepening the bilateral relations, to overcoming the challenges from COVID-19 and navigating the complex developments in the regional and global landscape. I do agree with the points that you have made, including the need to promote our cooperation at bilateral and multilateral framework, including the signing of the 7 important agreements that you mentioned earlier. I just talked to the Defense Minister of Vietnam, and we'll be announcing the conclusion on the agreement of defense cooperation. And from the Vietnamese side, we agreed with the proposals for credit line cooperation in defense. And I think it's the number 8 agreement this year. So in that spirit, I'm very happy to join you, Your Excellency, after the talks in issuing the vision statement on peace, prosperity, and people that would guide our relations moving forward. On behalf of the Vietnamese government and people, I wish to sincerely thank the Indian government and people for the kind sympathy and assistance to Vietnam. And I pledge that I will be working closely with Your Excellency in fostering the relations between the two countries, both when we are in need. Allow me to introduce the members of my team. I'm joined by General Ngô Xuân Lịch, the Defense Minister, the Vice Minister of Public Security, Vice Minister of Industry and Trade, the Minister Chairman of the Office of the Prime Minister, the Vice Minister of Foreign Affairs, and senior officials from various ministries and agencies. And I'm confident that we'll be having a very productive virtual summit based on mutual understanding. So allow me to begin
You are watching the opening remarks by Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc ahead of the India-Vietnam Virtual Summit. Prime Minister in his address spoke about the significance of Vietnam as a partner, whether we talk about India's Act East policy or the policy on the Indo-Pacific region that India has been working towards. Prime Minister said one of the highlights of the summit would be a vision document that both the sides have been working towards to sort of determine the direction that the relationships will take from 2021 to 2023. This vision document will be covering different aspects of relations. Peace, prosperity and people are going to be the focus, and Prime Minister also spoke about particular development partnership that India and Vietnam engage in. In his opening remarks, on the other hand, Vietnamese Prime Minister spoke about the significance of upgradation of the relations between the two countries into comprehensive strategic partnership and the manner in which it has opened up various sectors of cooperation. And he, in his opening remarks, particularly emphasized on the potential of the defense cooperation between the two countries. So that was India-Vietnam Virtual Summit that is just beginning, and those were the opening remarks by the leaders. Moving on to some other stories now. In Assam, 63 cadre belonging to 4 rebel outfits formally laid down arms in a ceremony in Guwahati at Srimanta Sankaradev Kalakshetra. The cadre belong to 4 rebel outfits: United Liberation Front of Ahom Independent, People's Democratic Council of Karbi Longri, the Masa National Liberation Army and United People's Liberation Front. The arms laying ceremony was presided over by Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal. Longri, SS Commander-in-Chief in charge, Lachon Teron, Ulfe on Teron. Lachon Teron, Ulfe on Teron. DNLA অর্থাৎ ডিমা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি SS পাবলিসিটি সেক্রেটারি হাদিসা উর্ফে রিপেন্স গার্লোসা SS Second Lieutenant Garang Gajao উর্ফে রনিল জিগদং Garang Gajao SS Second Lieutenant Aulot Nunisa উর্ফে White High UPRF অর্থাৎ United People's Revolutionary Front SS General Secretary Lalmingthang Buite উর্ফে Frankie SS Defense Secretary Sinkham Sen Buite উর্ফে Jobi SS Sergeant Kelvin Buite. We can see those visuals, important visuals of the arms laying down ceremony, surrender of the 63 cadre belonging to 4 rebel outfits. Help us understand the importance of it, and also how did this day come about, the efforts of the administration that led to the surrender. Those visuals